हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। सो ये है पार्ट 2 यूनिट नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2 है। इसमें हम आगे का जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे और आई थिंक इस पार्ट में पूरा चैप्टर हम निपटा देंगे, खत्म कर डालेंगे। ठीक है। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख के आइए, बाद में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। क्या है, अब इस पार्ट में हमें बात करनी है जो फंक्शंस, जो ट्यूब्यूल्स है उसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे जो किडनी में जितने भी ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है उसका फंक्शन क्या है, पीसीटी और हेनलेस लूप का। तो पहले हम अगर पीसीटी की बात करें, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये है एक क्या करता क्या है, तो सिंपल ये जो अंदर की लाइनिंग है इसमें जो सेल होते हैं वो होते हैं ब्रश बॉर्डर वाले। इसमें क्या होगा, इसमें ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्रश बॉर्डर भी देखने को मिलेगा और एपिथेलियम सेल होंगे। ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है क्यों भाई ऐसा देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो ब्रश बॉर्डर है वो जो एब्जॉर्प्शन है उसके सरफेस को इंक्रीज करती है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करेंगे भाई? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे वो वापस क्या होंगे? फ्लूइड से रीअब्जॉर्ब होंगे। 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब होंगे। HCO3 जो बाइकार्बोनेट है वो भी क्या होंगे? तो ये भी रीअब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे सिक्रीशन किसका होगा? सिक्रीशन होगा H+ और अमोनिया का। किसका सिक्रीशन होगा? अंदर H+ और अमोनिया का सिक्रीशन होगा। और पीसीटी जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसका आयोनिक बैलेंस क्या करता है? ये मेंटेन करता है। क्या करता है भाई? मेंटेन करता है। ये फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी है। ठीक है। बाद में आता है हमारा हेनले का लूप। हेनले का जो लूप है इसका जो भी है इसका क्या रोल है? तो इसके रोल की अगर हम बात करें, इसके रोल की अगर हम बात करें कि भाई इसका क्या रोल है, तो यहाँ पे दो टाइप के हमें लिम्स देखने को मिलता है। एक होता है डिसेंडिंग लिम्स और एक होता है एसेंडिंग लिम्स। ठीक है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्स है ये परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए क्या होता है? परमिएबल हो जाता है, मगर इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए क्या होगा? इनपरमिएबल होगा। वाटर अंदर जा सकेगा मगर इलेक्ट्रोलाइट अंदर नहीं जा सकते। इफेक्ट ऑन अ फिल्ट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर्ड, जो अंदर का फिल्टर्ड का कंसंट्रेशन है उस पर क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है। अगर आयन अंदर जाएंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा और बाहर निकलेंगे तो कम होगा। ठीक है। अगर हम एसेंडिंग की लूप की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एंड क्लोरीन एक्टिव और पैसिवली, जनरली इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टली होगा। और ये इम्परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ से आयन कुछ अंदर बाहर नहीं जा सकेंगे। यहाँ से आयन से वो ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से आयन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे वाटर का कुछ ट्रांसफर नहीं रहेगा। ये क्या करेगा? ये डाइल्यूट करेगा फिल्टर को, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ इसमें से जो भी आयन से वो बाहर निकल रहे हैं तो अंदर का डाइल्यूशन, अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ये क्या करेगा? मेंटेन हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटेस्टिनियल फ्लूइड। ओके। जो यहाँ पे बीच का जो फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोलारिटी है उसको क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? नीचे उसकी ऑस्मोलारिटी हाई होती है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा पहले भाई? तो पहले देखा सर पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है? पीसीटी में ब्रश बॉर्डर वाले सेल होंगे। क्या होंगे? ब्रश बॉर्डर वाले सेल है।
इसलिए ये जो सेल है वो क्या करते हैं, तो ये एरिया बढ़ाते हैं, एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मगर किसके एरिया को, तो के सरफेस एरिया को, किस चीज के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये परमिएबल किसके लिए है, तो सर ये परमिएबल है किसके लिए, H2O के लिए, और ये इम्परमिएबल किसके लिए है, तो सर ये इम्परमिएबल है आयंस के लिए, किसके लिए इम्परमिएबल है, सो भाई ये आयंस के लिए इम्परमिएबल है। अगर हम यहाँ पे हेनले लूप्स की बात करें, हेनलेस लूप की बात करें, तो इसके कितने टाइप हो रहे हैं, इसके दो टाइप हो रहे हैं। एक कौन सा है, एक पहला वाला है उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, और दूसरा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे असेंडिंग। ओके, तो सॉरी ये यहाँ पे परमिएबल इम्परमिएबल कंसेप्ट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 70 to 80% क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट का हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाद में SCO3 का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिक्रिएशन किसका हो रहा है, सिक्रिएशन K+ का हो रहा है, H+ का हो रहा है, इसका सिक्रिएशन होगा। यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग है। असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में जो आयंस है वो ब्लॉक होते हैं, वाटर के लिए क्या है, ये परमिएबल है, जबकि यहाँ पे आयंस के लिए परमिएबल है और वाटर क्या है, ब्लॉक है। ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से आयंस निकल रहे हैं तो वाटर कैसा होगा, अंदर का डाइल्यूट होगा, और यहाँ से आयंस का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है किसके बीच में, पीसीटी और हेनले के लूप्स में, लूप्स के बीच में, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे के दो भी जो है, एक है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब, इसकी बात करते हैं। डीसीटी जो है, डीसीटी पर्टिकुलरली क्या करेगा, तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसको खास याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्या है, तो यहाँ पे पीसीटी में ऑब्लिगेटरी देखने को मिलता है, जबकि डीसीटी में कैसा देखने को मिलता है, कंडीशनल देखने को मिलता है। यहाँ से SCO3 क्या होगा, SCO3 रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सिक्रेट कौन हो रहा है, H+ K+ और NH3O अंदर सिक्रेट हो रहा है। इसका मेन फंक्शन है मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ब्लड में पीएच और ब्लड की पीएच और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अब अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लार्ज जो वाटर है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और H+ और K+ का सिक्रेशन अंदर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पास आउट कीप अप ऑस्मोलैरिटी, सम अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकल जाता है, किसके लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसका मेन फंक्शन भी क्या है, पीएच और आयोनिक को बैलेंस करना, किसकी, ब्लड की, ठीक है। इसका भी मेन फंक्शन यही है, ठीक है। तो ऊपर यही लिखा है हमने, क्या लिखा है भाई डीसीटी में, तो कि डीसीटी में क्या होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है, SCO3 रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या यहाँ पे सिक्रिएशन होगा, H+ है, K+ है, NH3 सिक्रिएशन होगा। मेन फंक्शन क्या है, मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, इसको मेंटेन करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ पे, दिस इज लॉन्ग डक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मेड्यूला के इनर पार्ट में देखने को मिलता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो कि ज्यादा होगा, यूरिन को ज्यादा क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा, ठीक है। और यूरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, पास हो जाता है, किसके लिए, तो कि जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड, उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब जो भी हमारा यूरिन है उसको कंसंट्रेट कैसे करें, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कैसे करें, उसका मैकेनिज्म देखना है। तो उसके लिए आता है काउंटर करंट कंसेप्ट। क्या आता है, काउंटर करंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, मैमल्स हैव द यूनिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन। ह्यूमन के पास, मैमल्स है, जितने भी मैमल्स है उन सबके पास कौन सी एबिलिटी है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेनलेस लूप और वासा रेक्टा है, वो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले करते हैं। अब क्या है काउंटर करंट फ्लो, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ द हेनले लूप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
हेनले का जो लूप है यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके साइड बाय साइड ही क्या होता है, वासा रेक्टा होता है। वासा रेक्टा में इससे अल्टर होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। तो वासा रेक्टा में काउंटर करंट होता है, तो यहाँ पे दो बार काउंटर करंट हो रहा है, एक हेनले के लूप्स में और एक वासा रेक्टा में, ठीक है। तो यही यूनिक है मैमल्स के अंदर। तो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, द प्रोक्सिमिटी between the Henle's loop and vasa recta along with the counter current maintained and the increased osmolarity toward the inner medullary interstitium, okay। तो ये जो दोनों पास पास है, वासा रेक्टा और जो हमारा हेनले लूप है, दोनों पास पास है, तो ये क्या मेंटेन करते हैं, तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इट इंक्रीज फ्रॉम द 300 osmomol per liter in cortex to about 1200 osmomol per liter in the inner medulla, ठीक है। ये कोर्टेक्स में कितना होता है, सिर्फ 300 होता है, जबकि इनर मेड्यूला में इसका क्या होता है, 1200 हो जाता है, ठीक है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द टू सोल्यूट। ग्रेडियंट किससे बनता है, टू सोल्यूट से बनता है। कौन कौन सा सोल्यूट हो गया, NaCl और यूरिया, इन दोनों से मिलकर एक ग्रेडियंट है वो बनता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो ट्रांसपोर्ट पाथवे है वो कैसा है, तो पहले हम देखते हैं पाथ ऑफ NaCl। NaCl क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले। हेनले का जो असेंडिंग लिम्स, सॉरी जो असेंडिंग, जो ऊपर वाला लिम्स है वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा। ये जो वासा, इसके बाजू में वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्स है, इसमें क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, रिटर्न टू द मेड्यूलरी इंटेस्टाइनम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। और ये जो वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है यहाँ से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, जो मेड्यूलरी इंटेस्टाइन पोर्शन है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो ये NaCl का पार्ट देखा। अब यूरिया का पार्ट देखते हैं हम। अभी यहाँ पे फिगर में सारा कुछ समझेंगे। स्मॉल अमाउंट एंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप्स। हेनले का जो असेंडिंग लूप है, यहाँ पे यूरिया क्या होता है, यहाँ पे यूरिया है वो एंटर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द इंटरस्टेटियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब से ये क्या होगा, वापस जो फ्लूइड है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, ये डिसेंडिंग लिम्स है और ये असेंडिंग लिम्स है। ये किसकी है, हेनले के पास की, और ये जो है इसके बाजू में ये क्या है, वासा रेक्टा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो NaCl, यूरिया और H2O कहाँ पे जा रहे हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जा रहे हैं। यहाँ पे किसकी कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 300 है और यहाँ पे कितनी हो रही है, 1200 हो रही है, क्योंकि ये NaCl है, NaCl है वो क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो काउंटर करंट होता है, ये अगर डिसेंडिंग है तो ये क्या है, ये यहाँ पे असेंडिंग है, और ये असेंडिंग है तो ये क्या है, डिसेंडिंग है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में NaCl के क्या होता है, प्राइमरी सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है। और दूसरा, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है, यहाँ से भी यूरिया क्या करेगा, रिमूव होगा, यूरिया रिसाइकल होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, तो कि जो इंटरस्टेनियल फ्लूइड है वहां पे जाएगा। तो इस वजह से जो अंदर का जो ओस्मो रेगुलेटरी है वो क्या होते ही बढ़ जाती है, ठीक है। maintained by the proximate counter current flow increase in 300 in cortex to the 1200 in the inner medulla, primary caused by NaCl and urea। किससे होता है, NaCl और यूरिया से होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कैसा है दोनों का, देखिए यहाँ पे ये इंटेस्टाइनियम है, इंटेस्टाइनियम फ्लूइड है, ठीक है। NaCl क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, NaCl क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे, असेंडिंग में, असेंडिंग से ये कहाँ पे आएगा, वासा रेक्टा में आएगा, वासा रेक्टा से वापिस जो है NaCl वो इनर मेड्यूला में आ जाएगा। वैसे यूरिया है तो यूरिया यहाँ पे एंटर होगा, और कहाँ पे, क्योंकि यूरिया जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से निकल के फिर इंटरस्टेटियम में, जो इंटरस्टेटियम है उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, अल्टीमेटली गोल इसका क्या है, तो यहाँ पे व्हाई नीड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की जरूरत क्या है, तो इजी पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब ड्यू टू द हाई इंटेस्टाइनल ऑस्मोलैरिटी। अगर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो यहाँ से हम इजीली पानी को निकाल सकते हैं, और जो भी हमारा यूरिन है उसको हम क्या बना सकते हैं, कॉन्संट्रेटेड बना सकते हैं, ठीक है। इनिशियल फिल्टर रेट कितना होता है, 300 ओस्मोल पर लीटर होता है, जबकि कंसंट्रेटेड यूनिट कितना होता है, 4x मोर देन कंसंट्रेटेड होता है।
तो कंसंट्रेटेड यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, NaCl और यूरिया की मदद लेते हैं, ठीक है। तो ये बात खास करके याद रखना, ठीक है। चलो, अब किडनी का रेगुलेशन कौन करेगा, इसका रेगुलेशन कैसे होगा, इसके बारे में हमें थोड़ी सी स्टडी करनी है, ठीक है। तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, तो पहले तो जो ट्रिगर कौन करेगा, कोई भी अगर हमें रेगुलेशन करना है तो पता कैसे चलेगा कि क्या रेगुलेशन करना है, तो पहले क्या होता है, ट्रिगर होता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर। जब बॉडी में से बहुत ज्यादा फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है, यानी कि मान लो हमें समर में बहुत ज्यादा है वो पसीना आ जाता है, बहुत पसीने की वजह से हमारे बॉडी में से डिहाइड्रेट हो जाता है, तब क्या होता है, दिस आर एक्टिवेट बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयोनिक कंसंट्रेशन। अब किस से ट्रिगर होगा, एक्टिवेट किससे होगा, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और आयोनिक कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रिगर होगा, ठीक है। इसका ट्रिगर का सोर्स कहाँ पे है, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट टू रिलीज द एंटी डायूरिक हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा, एडीएच, एंटी डायूरिक हार्मोन है वो रिलीज करेगा। ऑल्सो कॉल्ड वासोप्रेसिन, इसको क्या बोला जाता है, इसको वासोप्रेसिन भी बोला जाता है। फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहां से ये जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। प्राइमरी एक्शन क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फॉर द लेट फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल लाइक द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को वापस क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। रिजल्ट क्या होगा, प्रिवेंट द डायूरेसिस, ब्लड लॉस नहीं होने देगा ये एक्सेसिव यूरिन की वजह से, ठीक है। सेकेंडरी एक्शन क्या है, एडीएच हैज द कॉन्ट्रैक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इंक्रीज द ग्लोमेरुलस फ्लो, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बंद कब होगा, अगर एक बार मेंटेन हो गया तो इसको बंद भी करना पड़ेगा, तो इसको बंद कौन करेगा, तो इसके लिए नेगेटिव फीडबैक आता है। एंड इंक्रीज इन द ब्लडी फ्लूइड वॉल्यूम स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू द कंप्लीटली द फीडबैक लूप, ओके। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया है तो इस ऑस्मो रिसेप्टर को क्या करेंगे, हम ऑफ कर देंगे, जो एडीएस है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। एक बार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ से, एक्सेसिव ब्लड फ्लूइड या डिहाइड्रेशन हुआ स्वेटिंग की वजह से, लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से या हायर आयोनिक कंसंट्रेशन की वजह से, तो क्या होगा, जो भी हमारे ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होंगे, क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। वो किसको ट्रिगर करेंगे, जो हमारे माइंड में हाइपोथैलेमस है उसको ये ट्रिगर कर रहे हैं। इसको ट्रिगर करेंगे तो जो हमारी ग्लैंड है, कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ये ट्रिगर हो गया कि इसको रिलीज करेगी, एडीएच और वासोप्रेसिन को रिलीज करेगी, कहां पे, ब्लड में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से डायूरेसिस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डायूरेसिस नहीं होगा। और सेकेंडरी एक्शन कहां पे देखने को मिल रहा है हमें, वासो कॉन्ट्रिक्शन है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी देखने को, सेकेंडरी जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसकी साइज क्या होगी, घटेगी, जिसकी वजह से बीपी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक बार ये सब मेंटेन हो गया तो वापस क्या होगा, ये जो ऑस्मो रेगुलेटर है उसको क्या कर देंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, जिससे सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। पहला रेगुलेशन इससे होता है। दूसरा जो रेगुलेशन है वो किससे होता है, दूसरा रेगुलेशन होता है जेजीएस, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म्स, क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म्स, और रास बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको खास याद रखना है आपको, ठीक है। ट्रिगर कब होता है, अ फॉल इन अ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो में जब डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर घट रहा है, कहां पे, ग्लोमेरुलर में, यानी कि जीएफआर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब क्या होगा, तब ये जो जेजी सील है वो एक्टिवेट हो गए और क्या रिलीज करेंगे, रेनिन नाम का एंजाइम है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यहाँ पे याद रखना ये जो रेनिन और एक होता है रेनिन, ठीक है, दोनों रेनिन ही है, मगर यहाँ पे ये जो है डबल एन वाला ये स्टमक में, ये स्टमक एंजाइम है, ठीक है, और सिंगल एन वाला है वो कहाँ का है, वो किडनी का है। इन दोनों के बीच में फर्क याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम पाथवे की बात करें तो पहले ये जो रेनिन है वो कन्वर्ट होगा किस में, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इन द ब्लड इनटू द एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन, और यहाँ से ब्लड में जाएगा, ब्लड में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में, ठीक है। एंजियोटेंसिन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका रोल क्या है, तो ये एक पावरफुल क्या है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिससे जीएफआर क्या होगा, बढ़ेगा। इट एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू द रिलीज ऑफ द हार्मोन अल्डोस्टेरोन। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन है वो रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन का रोल क्या है, कोज द रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा किसको, सोडियम को एंड वाटर को फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। कहां से, तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। और ये एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा और जीएफआर को भी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। एक बार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। जब जब जीएफआर घटेगा तब तब ये जो जस्टा ग्लोमेरुलस एपर्टस है वो एक्टिव होगा। एक्टिव होने से क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होगा। सॉरी, जो रेनिन है वो एक्ट करेगा, ये एंजाइम है किस पे, एंजियोटेंसिनोजन में, और एंजियोटेंसिनोजन है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। यहाँ पे फिर आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो क्या बनाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। अब इसके दो रोल है, एक तो पावरफुल है, क्या है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से बीपी और जीएफआर बढ़ जाएगा, और दूसरा है एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिससे एल्डोस्टेरोन आएगा। एल्डोस्टेरोन Na+ और H2O को रीअब्जॉर्ब करेगा और वॉल्यूम बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा और जीएफआर बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये दूसरी तरह से क्या होता है, रेगुलेशन होता है। तीसरा रेगुलेशन क्या है, इसमें है एएनएफ मैकेनिज्म, जो किससे होता है, हार्ट की वजह से होता है। ये रेगुलेशन किसकी वजह से होगा, हार्ट की वजह से। ये कब ट्रिगर होगा, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट। हार्ट के आर्टरिया में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तब ये इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री यूरेटिक फैक्टर है वो रिलीज होगा, कहां से, आर्टरिया से। अब इसका रोल क्या है, जो ये एंट्री यूरेटिक फैक्टर है, सॉरी, और नेट्री यूरेटिक फैक्टर है, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, इसका रोल क्या है, ये क्या करेगा, वासोडाइलेशन करेगा। अगर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए जो भी ब्लड वेसल्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डायलेट करना पड़ेगा, उसकी जो जो भी डायमीटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एएनएफ है ये क्या करता है, ये मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक एंटागोनिस्ट ऑन द रेनिन एंटियोसिन मैकेनिज्म, यानी कि जो रेनिन की मैकेनिज्म है इससे क्या है, पूरा उल्टा है, ठीक है। रेनिन है वो बीपी को बढ़ाता है, जबकि एनएफ है वो बीपी को डिक्रीज करता है। कब होगा, तो जब जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा आर्टरिया में तब तब ये क्या किसको रिलीज करेगा, एएनएफ तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करेगा, और एएनएफ है वो क्या करेगा, ब्लड में आएगा, ब्लड में आके वो क्या करेगा, जो कि जो 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 भी ब्लड वेसल से उसके डायमीटर को बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये जो एएनएफ और जो रास है एक दोनों के अगेंस्ट में काम करते हैं। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है। ये बीपी को इंक्रीज करता है, बीपी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, यस कि नो। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब से इस चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, ऐसे ही चैप्टर्स में करवाऊंगा। अगर इसकी नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, एक बार अच्छी से कमेंट कर दो कि यस सर समझ में आ रहा है, हमें एकदम क्लियर हो रहा है हमें। चलो फटाक से, चलो अब हमें क्या बात करना है, तो अब हमें बात करना है
माइक्ट्यूरेशन के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूरिनेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन भी बोलते हैं। अब क्या है इसके अंदर, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो भी रिफ्लक्स कैसे होगा, यूरिन है वो कैसे बाहर निकलेगा, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करना है। तो पहले तो यूरिन का स्टोरेज कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? यूरिन फॉर्म फ्रॉम बाय द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से यूरिन क्या होगा, बनेगा, स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे क्या होगा, ये यूरिन है वो स्टोर होगा। until a voluntary signal is given by the central nervous system, जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। अब इनिशिएशन कैसे होता है? द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट्स गेट द फिल। जब भी यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन हो जाएगा, यानी कि यूरिन बहुत बढ़ जाएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर के जो मसल्स है वो क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि वो ऐसे स्ट्रेच करेंगे जिसकी वजह से सिग्नल का इनिशिएशन होगा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्स पाथवे है वो कैसे काम करता है, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द ब्लैडर वॉल्स गेट द स्टिमुलेट। अब ये जो वॉल होता है, ब्लैडर का जो वॉल्व है अंदर का, उसके अंदर रिसेप्टर है, दे सेंड सिग्नल, ये सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को, और सीएनएस पास ऑन द मोटर मैसेज। ओके, सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैसेज पास करता है किसको, जो भी हमारे जो भी मसल्स है उसको। ठीक है, अब फाइनल एक्शन कैसा होगा, चलो उसने मैसेज पास कर दिया, द मोटर मैसेज कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिम्युलस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचर, यूरेथ्रल स्पिंचर है उसका रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से यूरिन है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ द रिलीज यूरिन बोलते हैं। माइक्ट्यूरिक्शन रिफ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट। ओके, ठीक है, अब कैसे होता है ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक बार समझ लेते हैं। स्टोरेज कैसे होता है, जब भी ये स्टोरेज होगा, यूरिन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब जब ये स्टोर हो रहा है तो ये पूरा गेट फुल भर गया है। ठीक है, तो यहाँ के अंदर में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर क्या करता है, ये जो भी रिसेप्टर है वो सिग्नल देगा, ये जो रिसेप्टर है वो किसको सिग्नल देगा, ये माइंड को सिग्नल देगा, और ये जो माइंड है वो क्या करेगा, सिग्नल को वापस देगा, सिंपैथिक नर्व है उसको, उससे सिग्नल को वापस भेजेगा किसके पास, ब्लैडर के पास। ठीक है, अब ब्लैडर में जो स्मूथ मसल्स है वो क्या करेंगे, वो इसको इसके जो भी इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो ब्लैडर है वो खुल जाता है और रिलीज जो यूरिन है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब थोड़े बहुत हमें फैक्ट याद रखने हैं, जो वॉल्यूम है वो कितना रहता है, ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 यूरिन लीटर यूरिन इज एक्सक्रिएटेड पर डे। एक दिन के अंदर हम 1 से लेके 1.5 लीटर तक यूरिन है उसका क्या करते हैं, हम एक्सक्रिएशन करते हैं। कैसा दिखता है, लाइट कलर का दिखता है, हमें वाटरी होता है। पीएच लेवल कैसी होती है, स्लाइडली एसिडिक होती है, कितनी, 6.0। ओके, ब्लड की 7.4 होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी कितनी होती है, 6.0 होती है। ठीक है, ऑर्डर इसका कैसा होता है, तो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर, इसका एक अलग से क्या होगा, ऑर्डर होगा। कैसे यूरिया कितना हम एक्सक्रिएट करते हैं पर डे, तो ये भी याद रखना, 25 to 30 ग्राम यूरिया है हम पर डे क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर हमें बाकी देखने ही है, मगर यहाँ पे थोड़े से डिसऑर्डर है। एक है ग्लाइकोसूरिया, जहाँ पे हमें यूरिन में ग्लूकोज मिलता है, कीटोन यूरिया है जहाँ पे यूरिन में हमें कीटोन बॉडीज मिलते हैं। इफ बोथ आर प्रेजेंट इट इज स्ट्रॉन्गली इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। जब दोनों हो गए, ग्लूकोज भी होगा कीटोन भी होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर क्या है, डायबिटीज हो गई, आपको क्या हो गई है, डायबिटीज हो गई है। ठीक है, तो ये बातें थी आपको समझ में आनी चाहिए। अब ह्यूमन यूरिन एनालिसिस क्या है भाई, ह्यूमन यूरिन एनालिसिस हमने अभी देखा है, एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ लेते हैं। एक डे का 1 to 1.5 लीटर, इसकी पीएच कितनी है, 6 है। नॉर्मल यूरिन कैसा दिखता है, लाइट येलो कलर्ड है, वाटर है। इसकी एक ऑर्डर रहेगी स्पेसिफिक, और 25 to 30 ग्राम यूरिया हम एक्सक्रिएट करते हैं।
क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। अगर ग्लाइकोसूरिया है, प्रेजेंस है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और कीटोनूरिया तो कीटोन प्रेजेंट है। अगर दोनों है तो क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज मेलिटस है भाई, दोनों प्रेजेंट है तो ठीक है। अब क्या सर हमारी बॉडी में ऐसे कोई ऑर्गन है जो इसकी हेल्प करते हैं वेस्ट रिमूवल में? यस, किडनी के अलावा हमारी बॉडी में लंग्स है, लिवर है, स्किन है, जो वो क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पहले क्या आ गया, लंग्स, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है समझ में तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गुजराती में लिखा है, तो आप समझ सकते हो, जो भी गुजराती बच्चे हैं वो। ये क्या रिमूव करेंगे, ये जनरली हमारा हमारे जो लंग्स है वो CO2 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कितना रिमूव करते हैं इसका डेटा आपको याद रखना है। ये अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट है, वो क्या करेंगे, 200 ml पर मिनट क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। 1 मिनट के 200, तो पूरे दिन का कितना होगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लिवर, ये जो लिवर है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लिवर है। ये क्या सिक्रेट करती है, बाइल सिक्रेट करती है, जिसमें बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक है। और क्या होता है, डिग्रेड स्टीरॉयड हार्मोन होता है, विटामिन एंड ड्रग होता है। इसका क्या है, रूट ऑफ एलिमिनेशन, कहाँ से एलिमिनेट करेगा। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास थ्रू द अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में फिकस में निकल जाते हैं। इसीलिए हमारा फिकस की कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किसकी वजह से, ये बाइल पिगमेंट की वजह से। ओके, अब जो स्किन है, स्किन में कितने टाइप की ग्लैंड होती है, 2 टाइप की ग्लैंड होती है। एक होती है स्वेट ग्लैंड, एक होती है सबक्यूटेनियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रिएशन करती है, स्वेट जो वाटरी फ्लूइड है, इसमें क्या होता है, NaCl होता है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया होंगे, लैक्टिक एसिड हो गए, ये सब रहेगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को कूल रखने के लिए रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, क्या करेगा, वेस्ट का रिमूवल करेगा। सबक्यूटेनियस ग्लैंड है, जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं हम, ये सीबम का सिक्रिएशन करेगा। कंटेंट इसमें क्या होता है, स्टीरॉइड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वैक्स होता है, इसको क्या करेगा, ये तो क्या इसको रिमूव करेगा बॉडी में से। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयल कवर टू द स्किन, स्किन को ऑयली प्रोटेक्टिव कवर है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सलाइवा, सलाइवा है तो ये जो है वो किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये भी क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या है। लंग्स है, CO2 को एलिमिनेट कर रहा है। लिवर है, लिवर क्या, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्टेरॉल है, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स है, विटामिन है, तो ये फिकस के थ्रू इसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। स्किन में से स्वेट ग्लैंड एंड सब सेबेसियस ग्लैंड है, ये क्या कर रही है, सिक्रिएशन कर रही है। ये ऑयल ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ से स्वेट निकलेगा, यहाँ से ऑयल निकलेगा। तो इसके अलावा सलाइवा भी है, सलाइवा क्या करता है, नाइट्रोजन, स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये सारी चीज जो ये 4 ऑर्गन्स है वो क्या करती है, तो ये एक्सक्रिएशन में हमें मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या डिसऑर्डर है, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। पहला है यूरेमिया और हिमोडायलिसिस। पहला क्या है, यूरेमिया और हिमोडायलिसिस, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। यूरेमिया ने क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, किसकी वजह से, हमारी किडनी फेल हो गई। तो इसके लिए इट हाईली हार्मफुल एंड मे बी लीड टू द किडनी फेलियर। अगर ये जो यूरिया बहुत ही ज्यादा इकट्ठा होगा हमारे ब्लड में, तो इससे किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है, इसके लिए मैकेनिज्म आता है हिमोडायलिसिस का। हिमोडायलिसिस में क्या होता है, हिमोडायलिसिस में पहले ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कोवेंट्री आर्टरी, आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, एंटीकोएगुलेंट के साथ मिलाई जाती है। एंड एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपेरिन इज एडेड टू प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग, जिससे उसका क्लॉटिंग नहीं होगा। फिर एक डायलिसिस यूनिट होता है, ब्लड इज पंप्ड इनटू द यूनिट कंटेनिंग द कोइल सेलोफेन ट्यूब, जहाँ पे सेलोफेन ट्यूब होती है वहां से ब्लड को निकाला जाता है। ये हमारी सेलोफेन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा द फ्लूइड सराउंडिंग द ट्यूब हैज द सेम कंपोजिशन, उसके आसपास सेम कंपोजिशन, मगर उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो अंदर से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट वो बाहर निकल जाएगा।
The porous cellophane membrane allow to passage of the molecule based concentration gradient since the waste are absent in the fluid. They freely move out from the blood. अब जो यहाँ के सराउंडिंग का वाटर है, सराउंडिंग का फ्लूइड है, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, तो ये जो सेलोफेन ट्यूब है वहां से नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या कहाँ पे निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो अब जो यहाँ से बाहर निकल के जो भी क्लीन ब्लड है इसको वापस वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, वेन के थ्रू ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर एडिंग द एंटी हिपेरिंग, हिपेरिंग हमने ऐड किया तो वापस क्या ऐड कर देंगे, एंटी हिपेरिंग है वो ऐड कर देंगे। कैसे होता है चलो देख लो एक बार। यहाँ पे जो भी हमारी आर्टरी होती है, यहाँ से इसको ब्लड को निकाला जाता है, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है, बाद में इसको डायलिसिंग यूनिट में डालेंगे, यहाँ से आता है ब्लड, इसमें घूमता है और फिर यहाँ से जो भी है प्योर होकर निकल जाता है। जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है इस फ्लूइड में रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ग्लूकोज होगा, पर यूरिया नहीं है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो नहीं है, तो यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है नाइट्रोजन वेस्ट है वो निकल जाएगा और प्योर ब्लड है वो वापिस हम जो भी ह्यूमन है उसको चढ़ा देंगे। मगर इससे पहले इसमें क्या डालेंगे, हम एंटी हिपेरिन जो है वो डालेंगे, जिससे हिपेरिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इट इज द अल्टीमेटली मेथड फॉर द करेक्ट ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। जब रीनल फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, तब किडनी को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। और फंक्शनिंग किडनी इज प्रीफर्ड टेकन फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव। आपका कोई रिलेटिव है उससे आप किडनी को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। रीजन क्या है इसका, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन। अगर आपका कोई क्लोजेस्ट रिलेटिव है तो वो क्या करेगा, उसकी किडनी अगर आप लोगे तो आपका बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर है रीनल कैलिक्यूली, जिसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फ्रॉम विद इन द किडनी। किडनी के अंदर एक क्या बनता है, एक स्टोन बनता है, जो क्या है, कैसा है, इनसोल्यूबल है। किससे बनता है, ये ऑक्जेलेट से बनता है। किससे बनता है, ऑक्जेलेट से बनता है, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं, तो ये जो रीनल कैलिक्यूली है वो किससे मिलकर बनती है, ऑक्जेलेट से मिलकर बनती है, ठीक है। और लास्ट है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, किसमें, ग्लोमेरुलस में, किडनी के ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। एक है हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हम डोनर से क्या रहेंगे, किडनी देंगे और किसको देंगे, रेसिपिएंट को देंगे, ठीक है। जिससे इम्यून रिजेक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। रेन्यूल कैलिक्यूली है, इसमें क्या वो बन रहा है, एक स्टोन बन रहा है, किससे मिलकर बनेगा, ऑक्जेलेट से मिलकर बनेगा। ग्लोमेरुलर फ्रेटाइसिस है, इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, ठीक है। वो क्या रहा है, वो सूज रहा है, ठीक है। जहां पे ITIS दिखे, ये क्या है, ये रूट वर्ड है, ये क्या है, रूट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसका हम लेक्चर 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन MCQs पूछे गए हैं नीट में, नीट के MCQ है वो डन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक इतना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जुड़े रहिए वेदा एकेडमी के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।